Good morning, good afternoon, good evening. Guys, Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 7th History playlist आप लोग देख रहे हैं. Chapter 2 है. टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वॉरफेयर फॉर वेल्थ. इसके प्रीवियस टॉपिक में मैंने क्या पढ़ाया जानने के लिए प्लेलिस्ट ज़रूर देखना बच्चों. और एक बात क्लियर इसमें देख लेना कि इंडिया में बहुत सारे किंगडम्स अराउंड 6th सेंचुरी इमर्ज होने लग गए थे. इन किंगडम्स में ना कांस्टेंट टशन चलती रहती थी. इसी चैप्टर के पेज 1 को देखना तो आपको दिखेंगे बहुत सारे अलग अलग किंगडम्स और उसमें रेड लाइन दिखेगी डिमार्केटेड, जिससे आपको पता चलता है ये सारे जो जोन्स थे ना ये हमेशा एक टसल में रहते थे. वो चीज़ यहाँ पे दिख रही थी. हुआ ये था कि हर रूलिंग डायनेस्टी का एक स्पेसिफिक रीजन रहता था, वो उस रीजन में रूल करती थी. अब साथ ही साथ इन लोगों के मन में एक बात और रहती थी कि हमको थोड़ी सी और लैंड मिले, हमको थोड़े और रिसोर्सेज मिले. भाई लैंड में जंगल होते हैं, खेत होते हैं, नदियाँ होती है, रिजर्व्स होते हैं, आयरन डिपॉजिट, गोल्ड डिपॉजिट्स, डायमंड डिपॉजिट्स, बहुत सारी चीज़ें मेटल्स के. तो वो सारी चीज़ों के लिए ये फाइट हमेशा चलती रहती थी. और इसी पीरियड की बात है, एक एरिया था जो कि काफ़ी फेमस था गंगा वैली के पास में. उस एरिया को कहा जाता था उत्तर प्रदेश के पास में और एमपी के पास में कन्नौज. ये कन्नौज का जो एरिया था, इस एरिया के लिए कह सकते हैं सदियों से, सेंचुरीज से फाइट हुई जा रही थी. ये एरिया जो था ये रिसोर्सफुल एरिया था. कन्नौज आज भी अगर हम देखें तो यूपी का जो बेल्ट है उसको हम लोग हमारा फुटबॉल ऑफ इंडिया कह देते हैं. सबसे एक्सटेंसिव कल्टीवेशन जो होता है वो उस एरिया में होता है. और कन्नौज के एरिया के लिए तो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूता और पाल डायनेस्टी वाले एजेस से फाइट करते आए थे. और ये 3 पार्टी थी ना, तो इस कॉन्फ्लिक्ट को हिस्टोरियंस त्रायपाती स्ट्रगल के नाम से भी कहते हैं, मतलब डिस्क्राइब करते हैं. तो ये क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, व्हाट एग्जैक्टली वाज त्रायपाती स्ट्रगल. तो ये एक स्ट्रगल था जो कन्नौज एरिया के लिए कुछ किंगडम्स के बीच में चल रहा था, मेजरली गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूता और पाल. तो ये जो किंगडम्स थे ये इस एरिया के लिए कॉन्स्टेंटली फाइट करते रहते थे. अब आप एक चीज यहां पे देखो कि रूलर्स ने ना अपनी पावर दिखाने के लिए सिर्फ युद्ध नहीं करे थे, उन्होंने अपनी पावर्स दिखाने के लिए बड़े बड़े टेम्पल्स भी बनवाए थे. अब जब बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाए थे तो उससे क्या दिखता है, एक बड़ा टेम्पल बनवाना मतलब रूलर होता है उसकी एक बहुत बड़ी, उस किंग की एक बहुत बड़ी व्याख्या बनती है कि अरे हमारे किंग ने इतना बड़ा टेम्पल बनवाया है. दूसरा किंग आएगा क्या करेगा, सबसे पहले उस टेम्पल पे ही अटैक करेगा, क्योंकि वो नामो निशान मिटा दूंगा वाली जो बात होती थी ना उसमें ये होता था. तो इंडियन हिस्ट्री में ऐसी बहुत सारे इंस्टेंसेस आए हैं जब एक किंगडम का किंग दूसरे किंगडम के किंग को जब डिफीट करता था तो सबसे पहले उसके टेम्पल्स को वो डिस्ट्रॉय करता था, ताकि उस किंग की जो डिग्निटी है वो ख़त्म हो जाए और उससे बड़ा मंदिर हम वहाँ पे फिर बनवा देंगे, वो टेम्पल बनवाएंगे लोकल डेटी के लिए. ये एक और रीज़न हुआ करता था. टेम्पल्स जो होते थे ना, दे वर सेंटर्स ऑफ वेल्थ, मतलब पैसा खूब दान आता था. तो टेम्पल्स को अगर आप डिस्ट्रॉय करोगे या उनको प्लंडर करोगे तो आपको वेल्थ मिलेगा. ये बात जानी थी. एक रूलर थे जिनका नाम था सुल्तान महमूद ऑफ गजनवी. अफगानिस्तान से महमूद ऑफ गजनी लगभग 997 से 1030 तक रूल करता है और ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वो इन्वेड करता है इंडिया को. अगर हम यहाँ पे देखें तो उनका कंट्रोल सेंट्रल एशिया पे था. महमूद ऑफ गजनी का कंट्रोल सेंट्रल ऑफ एशिया में है, दैट इज़ अ बिग डील.
और ईरान, नॉर्थ ईस्ट, इंडिया का पूरा नॉर्थ ईस्ट एरिया वगैरह सब कुछ वो लेता था अपने अंडर में, और वो रेड करता था। ऑलमोस्ट एवरी ईयर वो रेड्स करता था, और उसके टारगेट्स फिक्स रहते थे। उसके टारगेट्स रहते थे वेल्दी टेम्पल्स। एक टेम्पल है हमारे देश में जो कि महमूद ऑफ गजनी का शायद फेवरेट रहा है, गुजरात का सोमनाथ का टेम्पल। ये जो सोमनाथ का टेम्पल था ना, ये टेम्पल खूब दान ग्रहण करता था लोगों के लिए। ये एक पशुपतिनाथ मतलब ज्योतिर्लिंग था, तो ज्योतिर्लिंग पे कितना दान आता होगा। और ये गुजरात राजस्थान का जो एरिया था, ये सबके सब ट्रेडर्स का एरिया था, मारवाड़ी ट्रेडर्स हुआ करते थे, दान धर्म बहुत होता था दोस्तों। महमूद ऑफ गजनी का फेवरेट स्पॉट था ये। एवरी ईयर he'll come, he'll plunder and go. He knew he'll get immense wealth out there. Simple. अब ये सुल्तान महमूद ऑफ गजनी जो थे, he actually was a person who also had interest in the people he was attacking. मतलब वो जिन लोगों को कॉन्कर करता था ना, उनके बारे में जानने की बहुत कोशिश भी करता था। यहाँ उसकी थोड़ी सी इंट्रूगिंगनेस हमें दिख जाती थी। उनका एक स्कॉलर था बहुत ही भरोसेमंद, अल बिरूनी। हिस्ट्री की अगर हम बुक्स की बात करें और हिस्ट्री की बात करें सब कॉन्टिनेंट की, तो अल बिरूनी ने जो भी व्याख्यान लिखे हैं, अब ये बात अलग है कि अल बिरूनी को शायद घूमने के लिए इंडिया लेकर आया गया था, ज़बरदस्ती लेकर आ गए थे, क्योंकि अल बिरूनी डिड नॉट बिलोंग टू इंडिया। लाइक एनीवेज दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। अल बिरूनी की अगर मैं बात करूँ तो ऐसा स्कॉलर था दोस्तों, उस वक्त उसने अर्थ से मून की डिस्टेंस बता दी थी। ये जानने के लिए बस इतना ही है, थोड़ा सा इंट्रूगिंगनेस कर देते हैं हिस्ट्री को। अल बिरूनी ने एक किताब लिखी थी इंडिया के ऊपर, उसका नाम था किताब उल हिंद। हायर क्लासेस में इसमें और डेप्थ में बताया जाएगा, क्रॉनिकल 1, 2, 3 किस तरीके के थे उसके अंदर। किताब उल हिंद में उसने बहुत डेप्थ में इंडिया के बारे में लिखा। उसने संस्कृत के स्कॉलर्स को कांटेक्ट करा था इंडिया की हिस्ट्री के बारे में जानने में, और किताब उल हिंद में लिखा था। उस किताब उल हिंद को आज भी फॉरेन के बहुत सारे स्कॉलर्स इंडिया के उस वक्त की पास्ट के बारे में जानने के लिए पढ़ते हैं, फॉलो करते हैं। और भी किंग्स थे जो वॉरफेयर में हुआ करते थे, जैसे चाहमना, जिन्हें बाद में चौहान कहा गया था। चौहान राजपूत में आते हैं। देन इन लोगों ने दिल्ली अजमेर का पूरा एरिया रूल करके रखा था। चाहमनाज ही बाद में चौहान बनते हैं। इन लोगों के जो कंट्रोल्स थे, इन्होंने वेस्ट की तरफ कंट्रोल करने की शुरुआत करी थी, वेस्ट और ईस्ट में। लेकिन चालुक्य जो थे गुजरात के और गधावला जो थे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के, इन लोगों ने चाहमनाज को यहाँ पे रोक के रखा था। अभी भी अगर हम बात करें तो सबसे फेमस चाहमना चौहान रूलर जो थे वो थे पृथ्वीराज 3, जिसको पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है। 1168 से 1192 के बीच थे। इन्होंने एक अफगान रूलर जिसका नाम था मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने डिफीट करा और 1191 में। लेकिन 1192 में खैर ये हार गए थे, क्योंकि कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स वगैरह हुई थी। सो आई होप नाउ यू गॉट द क्रक्स कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे पावर के लिए भी, कंसोलिडेशन के लिए भी फाइट होती थी। कुछ लोग अपने एरिया को बचाने के लिए लड़ते थे, कुछ लोग एरिया जीतने के लिए लड़ते थे। स्टिल अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।